हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में आधुनिक भारत चैप्टर नंबर 15 संविधान का निर्माण का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो देख ले, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। राज्य की शक्तियाँ। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे, के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का उल्लेख सातवीं अनुसूची में है। टोटल आपका 12 अनुसूची है। हम लोग 12 अनुसूची को बाद में डिस्कस करते हैं। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थे, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण रखा गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। 356 आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ये कितने बार लग चुका है? 3 बार। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया अभी। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों में जैसे आय कर और आबकारी कर में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई, तथा अन्य मामलों से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति, बिक्री कर और बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते थे। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। टोटल 12 अनुसूची। पहला अनुसूची में आपका क्या है? भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते। किसके लिए? पदाधिकारी के लिए। तीसरा अनुसूची में क्या है? शपथ। चौथा में राज्यसभा। राज्यसभा में क्या क्या आ जाएगा? राज्य और केंद्र शासित वाले सदस्य। पांचवा अनुसूची में क्या आ जाएगा? अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रशासन। छठा में आपका जनजाति। इसमें आपका 4 राज्य है। कौन कौन है? असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपका पूछा जाता है। 7वां अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में आपका है टोटल आपका 100 विषय है। राज्य सूची में आपका कितना है? टोटल आपका 61 विषय है। और समवर्ती सूची में आपका टोटल 52 है। 100 में इम्पोर्टेंट कौन सा है? संघ सूची में आपको लिख लीजिएगा। सुरक्षा, स्टॉक मार्केट, विदेशी मामला, युद्ध, बैंकिंग, विदेशी ऋण, परिवहन, वायु, जल, रेल, जनगणना। ये आपका जनगणना पूछा जाता है। जनगणना, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ। और आपका राज्य सूची में कितना है? टोटल आपका 61 है। उनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? कृषि, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य। तीसरा आपका है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसमें आपका टोटल है 52। इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? शिक्षा, मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग, जंगल, आर्थिक योजना। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। और 8वां में कौन क्या है? 22 भाषा। 22 भाषाओं का वर्णन है, जो कि पहले 14 भाषा था। 9th में क्या है? ये पहला संशोधन हुआ था। इसमें कब हुआ था? 1951 में। इसमें क्या है? भूमि सुधार। और 10वां क्या है? 10वां है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें आपका दल बदल कानून है। ये 10वां वाला पूछा जाता है। 11वां क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992 या 93। पंचायती राज। पंचायती राज है। इसमें टोटल कितना है? 29 कार्य क्षेत्र है। इसमें 29 कार्य क्षेत्र। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आपका आर्टिकल 243 जी के तहत ये पूछा गया सवाल है। और लास्ट आपका 12वां 74वां 1992 टू 93। कहीं कहीं 1992 लिखा जाता है, कहीं कहीं 1993 लिखा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 12वां में क्या है? नगर पालिका। इसमें कितना कार्य क्षेत्र है? 18 कार्य क्षेत्र। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 243 डब्ल्यू। केंद्र बिखर जाएगा। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। जहाँ तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा, राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी? मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकार केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह ख़त्म कर दें और एकल व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम स्थापित करें। संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि
कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आकांक्षाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्र सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक की चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। कहाँ का सदस्य था? उड़ीसा का। बेहतर देशभक्त कौन है? मैसूर के सर ए रामास्वामी मुदालियार ने 21 अगस्त 1947 की बहस में कहा था, शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं, और जो इन संसाधनों पर कड़ी नज़र रखना चाहते हैं उनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत केंद्र चाहते हैं। सुनिए 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि जिन प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी है वहाँ दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे को देखने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनैतिक दबाव नहीं बचे हैं। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए। केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए। किसके किसके द्वारा कहा गया है? तीन आदमी थे, गोपाल स्वामी अय्यर और बालकृष्ण शर्मा। और कौन थे? BR अम्बेडकर। ये तीनों ने कहा था केंद्र को शक्तिशाली होना ही चाहिए। राष्ट्र की भाषा। जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते? संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफ़ी तनातनी पैदा हो गई। 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीता, बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए और उसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे। महात्मा गांधी को
लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे 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 सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदू और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। राष्ट्रभाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था, यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में शब्द खोलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रभाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। हरिजन सेवक, 12 अक्टूबर 1947। हरिजन सेवक किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये पूछा जाता है। हिंदी की हिमायत संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है। उन्हें चले जाना चाहिए। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाइयों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रभाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया था। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्व स्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। लिपि आपका हो गया देवनागरी और राजकीय भाषा हो गया आपका हिंदी। राष्ट्रभाषा नहीं, राजकीय भाषा। ये आपका आर्टिकल 343 में लिखा गया है, इनका उल्लेख है। और सरकारी कामों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी टीचर में। और राष्ट्रभाषा हिंदी को आर.वी. धुलेकर द्वारा
चाहते थे वो कि राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाए। धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं। महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर के बात करने के अंदाज से काफ़ी परेशानी हो रही थी। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोककर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी। वर्चस्व का भय। धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रभाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाई। अब इस सब का क्या नतीजा निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा। सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देख कर सकते में हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमज़ोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। बम्बई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। मद्रास के श्री टी रामालिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किए जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधार हो, उनको शांति किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा, जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। निष्कर्षतः भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना। उसके कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए थे। उन पर सहमति तब बन पाई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच जमीन तैयार कर ली।
परंतु संविधान के एक केंद्रीय अभिलक्षण पर काफ़ी हद तक सहमति थी। यह सहमति प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देने पर थी। इसके पीछे एक खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्व उदाहरण अन्य देश के इतिहास में नहीं थे। दूसरे लोकतंत्रों में पूर्ण वयस्क मताधिकार धीरे धीरे कई चरणों से गुजरते हुए लोगों को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ही दिया गया था। फिर पढ़े लिखे पुरुषों को इस विशेष वर्ग में शामिल किया गया। लंबे व कटु संघर्षों के बाद श्रमिक और किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार मिल पाया। ऐसा अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं आए थे, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भों में उसके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप में किया गया था। ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 एवं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17। राज्य ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया। राज्य ने अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने की कोशिश की और अपने स्कूलों व कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक समुदायों से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखी गई। इसी वजह से अस्पृश्यता पर कानूनी रोक लग पाई। आर्टिकल 17 के तहत इसी कारण से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कानूनों में परिवर्तन हो पाए। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में राज्य व धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं रहा। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश की है। संविधान सभा के विवादों से हमें यह समझ आती है कि संविधान के निर्माण में कैसी विरोधी आवाज़ें उठी और कैसी मांगें की गई। ये चर्चाएं हमें उन आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती है जिनका जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया, परंतु इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विशेष संदर्भों के मुताबिक बदल गया। इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि सभा के कुछ सदस्यों ने 3 वर्षों में हुई चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार ही बदल डाले। कुछ सदस्यों ने दूसरे के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुले दिलो दिमाग से काम किया। कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले। यह आपको दिखाया गया संविधान सौंपते हुए बी.आर. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए। ये आपका बी.आर. अम्बेडकर, ये आपका राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्ष थे अस्थाई वाले। कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, उसको लिख लीजिएगा। समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार 14 से 18। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब कानून में सब बराबर हैं। और आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक। और आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, नौकरियों एवं शैक्षणिक में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है। 16 ये पूछा जाता है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत ये भी पूछा जाता है। 18 अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, राष्ट्रपति जो अवार्ड देते हैं इसी के तहत, आर्टिकल 18 के तहत। फिर आपका दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22
आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका पूछा जाता है। 19(1) के तहत क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। और आपका पत्रकार के लिए भी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। आर्टिकल 20 के तहत क्या है? अपराध के दोष सिद्ध। और आर्टिकल 21 के तहत क्या दिया हुआ है? 21 आपका प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार मतलब इसमें आ जाएगा आपका स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ हवा लेने का अधिकार। आर्टिकल 22 के तहत क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24। आर्टिकल 23 के तहत क्या है? मानव व्यापार, बंधुआ मजदूर पर रोक। और आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध। 24। फिर आ जाइए, चौथा में क्या है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है आपका, आप लोग मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्य प्रबंधन, ये आपका पूछा जाता है। 26। 27 क्या है? धार्मिक संपोषित, मतलब धार्मिक स्थल पर आप लोग पैसा का चढ़ावा कर सकते हैं। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 एक मिनट, पांचवा क्या है आपका? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 29 से 30। आर्टिकल 29 में क्या कह रहा है? सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है ये अधिकार। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ये पूछा जाता है। और आर्टिकल 30 के तहत क्या है? अल्पसंख्यक के शिक्षा का संरक्षण। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छठा में क्या है? संविधान उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। काल रेखा 1945 26 जुलाई ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। उस टाइम आपका पीएम कौन बना आपका? क्लीमेंट एटली। दिसंबर जनवरी भारत में आम चुनाव। 1946 16 मई कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करता है। 16 जून मुस्लिम लीग
कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देता है। 16 जून 1946 कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान करता है। कब करता है? 16 अगस्त। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसी में कहा गया है हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान। 2 सितंबर 1946 कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है, जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। यह आपका इम्पोर्टेंट है। 13 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। 3 से 6 दिसंबर 1946 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता। एटली आपका लेबर पार्टी का था, लेबर पार्टी। 9 दिसंबर संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। जिसमें 9 दिसंबर में आपका अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यही आपका 11 दिसंबर 1946 आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष। 1947 29 जनवरी 1947 मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई 1947 अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक। 11 अगस्त 1947 जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। कब? 11 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न होता है। 14 से 15 अगस्त मध्य रात्रि 1947 भारत में स्वतंत्रता का जश्न। 1949 दिसंबर 1949 संविधान पर हस्ताक्षर। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, कुछ डिफरेंट है। 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक और अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी एनसीईआरटी फैक्ट्स जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।